हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हाइड्रोकार्बन का नेक्स्ट लेक्चर हम देखने जा रहे हैं। पिछली क्लास में हमने कहाँ तक पढ़ा था? तो हम बात कर रहे थे भाई कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास की। ठीक है कि कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास कैसे करवाते हैं, क्यों करवाते हैं। तो क्यों करवाते हैं? क्योंकि भाई हमें क्या करना होता है कि कभी भी कम स्थायी कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन में बदलना होता है, क्योंकि हमेशा ज़्यादा स्टेबल चीज़ ही बनती है। तो भाई कम स्टेबल कार्बोकेटाइन को और ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन में बदलने के लिए हमें पुनर्विन्यास करवाना पड़ता है। बहुत सारी रिएक्शंस आगे ऐसी आएगी अपने पास जिनमें क्या होगा भाई, कार्बोकेटाइन बनेगा इंटरमीडिएट, और उनमें अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट बनेगा तो वहाँ हमें क्या करवाना पड़ेगा भाई, उसमें पुनर्विन्यास करवाना ही पड़ेगा। क्लियर है बात? तो भाई कम स्थायी कार्बोकेटाइन को ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन बदलने के लिए हम पुनर्विन्यास करवाते हैं। दो तरीके से करवा सकते हैं, या तो रिंग में या फिर जो अपने ओपन चेन कंपाउंड होते हैं उनमें आप जो कार्बोकेटाइन बन रहा है तो वहाँ पर आप पुनर्विन्यास करवा सकते हो। हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा सकते हो, मिथाइल शिफ्टिंग करवा सकते हो पुनर्विन्यास के लिए। और रिंग की बात करें तो रिंग प्रसार करवा सकते हो या रिंग संकुचन करवा सकते हो। ये दो काम करवा सकते हैं। कल कुछ एग्जाम्पल हमने इसके देखे थे, कुछ और एग्जाम्पल की हम बात करते हैं। ठीक है, तो वहाँ हमें क्या करवाना भाई, यही काम करना है, पुनर्विन्यास का काम करना है। ठीक है ना, देखिएगा। यह है भाई, इसमें पुनर्विन्यास करवाओ। आपको चेक करता है कि पुनर्विन्यास कैसे होगा। पहले तो चेक कर लेना कि पुनर्विन्यास होगा कि नहीं होगा, है ना। इसमें भी चेक करो कि पुनर्विन्यास होगा कि नहीं होगा, और अगर होगा तो कैसे होगा। भाई देखो ज़रा, ये कुछ कार्बोकेटाइन है और इनमें हमें क्या करवाना है, पुनर्विन्यास करवाना है। कम स्टेबल को ज़्यादा स्टेबल में बदलना है। ठीक है, तो अब पुनर्विन्यास के लिए मैंने आपको क्या बताया था कि काम क्या करना होता है पुनर्विन्यास के लिए, कि भाई वलय है तो वलय प्रसार होगा या फिर वलय संकुचन होगा। प्रसार कब होगा? जब वलय से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वलय प्रसार होगा। संकुचन कब होगा? जब रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो संकुचन होगा। ठीक है, अगर प्रसार होता है तो 5 की रिंग 6 में बदलती है, और इसके अलावा 4 की रिंग किस में बदलती है? 5 में, है ना। 4 की 5 में और 5 की 6 में प्रसार में। संकुचन होगा तो 7 की 6 में बदलेगी और 4 की 3 में बदलेगी। इसके अलावा और कोई हमें पुनर्विन्यास नहीं करवाना होता और किसी प्रकार का पुनर्विन्यास नहीं होगा। ठीक है, तो इसमें बात करते हैं। भाई वलय के बाहर वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज है तो वलय प्रसार नहीं होगा, है ना। क्यों? कंडीशन क्या बताइए कि वलय से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज होना चाहिए। तो भाई इसमें जो है अभी ये 1 डिग्री है, तो मैं एक काम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से जो हाइड्रोजन है ना, मैं इस हाइड्रोजन को यहाँ से हटा के यहाँ शिफ्ट करवा देता हूँ। यानी कि इसमें 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग मैंने करवा दी, और अगर मैंने इसमें 1-2 हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है। तो अब देखो जरा, 5 कार्बन की रिंग, रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो ये रिंग प्रसार का केस आ गया है। 5 कार्बन की रिंग को 6 में बदल सकते हैं। तो भाई ये देखना कि ये 1, ये 2, ये 2, है ना। इसको जो है सबसे पहले मैं यहाँ शिफ्ट करूँगा, तो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी दिखने लग जाएगी। यहाँ आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पॉजिटिव और यहाँ पर भी पॉजिटिव। इन दोनों में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा। तो कितने कार्बन की रिंग हो गई भाई, देखना ज़रा, 1, 2, 3, 4, 5 और ये 6 कार्बन की रिंग हो गई। तो 6 कार्बन की रिंग हो गई, तो इसको मैं जो है वो ऐसे भी बना सकता हूँ, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, अब 6 कार्बन की रिंग है
रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और रिंग से जुड़े हुए पॉजिटिव चार्ज के बाजू वाले पर एक मिथाइल है, तो इसकी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे बना सकता हूँ भाई, देखिएगा ऐसे बना सकता हूँ। क्लियर है बात? अभी भाई ये और ज़्यादा स्टेबलाइज हो सकता है। कैसे? कि अगर मैं यहाँ से जो है वो एक हाइड्रोजन हटा के हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूँ 1-2 पोजीशन से, अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूंगा तो फाइनली जो सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन होगा ना वो ये वाला बनेगा भाई, 3 डिग्री वाला। ये सबसे ज़्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन होगा। क्लियर है? यानी इसमें पुनर्विन्यास होगा तो फाइनली ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। यहाँ चेक करते हैं भाई, रिंग के बाहर इस कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ से एक काम करता हूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ, करवा दीजिए। ठीक है भाई, वलय प्रसार हो सकता है क्या? देखो जरा, रिंग के बाहर के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है तो रिंग प्रसार हो सकता है क्या? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि मैंने कहा कि वलय प्रसार तभी करवाना है जब 4 कार्बन की रिंग या 5 कार्बन की रिंग हो। तो 4 की रिंग को 5 में और 5 की रिंग को किसमें, 6 में बदलना होता है, 6 की रिंग को 7 में नहीं बदलना होता है। तो अब इसमें अगर प्रसार करवा दिया तो आगे 6 की रिंग 7 में बदल जाएगी, जो कि संभव नहीं है। तो क्या करवाएंगे? तो भाई देखना जरा, ये 1 2 ये भी 2, यहाँ से मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग जरूर करवा सकता हूँ, क्योंकि अगर हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी तो 3 डिग्री वाला बन जाएगा। तो भाई हमारे पास जो है वो यहाँ पर ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ये कार्बोकेटाइन एक 3 डिग्री कार्बोकेटाइन, ठीक है, और 3 डिग्री कार्बोकेटाइन है तो इससे तो ज़्यादा स्टेबल है ओवरऑल। ठीक है, यहाँ चेक करते हैं भाई, यहाँ पर देखिएगा ये H, तो यहाँ से जो है वो क्या करवा दूँ, सबसे पहले हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूँ। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाऊँगा तो भाई हमारे पास 4 कार्बन की रिंग और रिंग के बाहर डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला बनेगा। और भाई अब इसमें जो है वो 4 कार्बन की रिंग है, रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन पॉजिटिव चार्ज है, तो वलय क्या हो सकती है भाई, एक्सपेंड हो सकती है, वलय प्रसार हो सकता है। इसमें रिंग से डायरेक्टली जुड़े हुए कार्बन को 1 नंबर, बाजू वाले को 2 नंबर, बाजू वाले को 2 नंबर, तो ये वाला जो है वो सबसे पहले 2 नंबर पर शिफ्ट होगा। और 2 नंबर पर शिफ्ट होगा तो हमारे पास भाई कंडीशन कुछ ऐसी आएगी, ठीक है, कि भाई यहाँ से 2 नंबर पर शिफ्ट हो गए तो यहाँ नेगेटिव आएगा, यहाँ पॉजिटिव, और यहाँ ऑलरेडी पॉजिटिव है, तो नेगेटिव और पॉजिटिव में ये देखो ज़रा, ठीक है, अट्रैक्शन होगा। और अट्रैक्शन जैसे ही हुआ तो हमारे पास इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी बनेगी, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, है ना, और इसको जो है 5 कार्बन की रिंग हो गई, तो 5 कार्बन की रिंग हो गई तो ये लो जी, इसको मैं ऐसे बना सकता हूँ। ठीक है, और ज़्यादा पुनर्विन्यास हो सकता है क्या? बिल्कुल हो सकता है। कैसे होगा जी? यहाँ से जो है वो एक काम करो जी, मिथाइल शिफ्टिंग करवा दो इस कार्बन पर, इस पर मिथाइल शिफ्टिंग करवा देते हैं। तो भाई जैसे ही मैंने यहाँ पर मिथाइल शिफ्टिंग करवाई तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन बन रहा है एक तरीके से। तो इसमें अगर पुनर्विन्यास होगा तो फाइनली जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा वो कौन सा होगा? ये वाला होगा। क्लियर बात? तो भाई फिर इसकी बारी आती, यहाँ पर करवा के देखते हैं। 7 कार्बन की रिंग है और रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है, तो वलय संकुचन की कंडीशन है। कैसे होगा संकुचन? भाई देखो जरा, कि जिस कार्बन से ये जुड़ा है डायरेक्टली, ये 1 नंबर, ये भी 1 नंबर, ये 2 नंबर, ये भी 2 नंबर, कोई भी 1-2 बॉन्ड है उसकी शिफ्टिंग करवा दो। जैसे मैं इस 1-2 बॉन्ड की शिफ्टिंग कहाँ करवा देता हूँ? 2 नंबर पे शिफ्ट करवा देता हूँ। जैसे ही 2 नंबर पे मैंने शिफ्टिंग करवाई तो इसकी स्ट्रक्चर जो है वो कुछ ऐसी दिखेगी आपको। अब यहाँ पर आएगा नेगेटिव चार्ज, यहाँ पर आएगा पॉजिटिव चार्ज, और ये पॉजिटिव चार्ज, और ये जो है वो क्या है? मिथाइल है। क्लियर है? अब अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होता है तो वापस से ये वाला ही बन जाएगा, और इन दोनों में अगर अट्रैक्शन हुआ तो रिंग क्या हो जाएगी? छोटी हो जाएगी। तो ध्यान से देखिएगा कि भाई अपने पास कंडीशन कुछ ऐसी आएगी कि 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 कार्बन की रिंग है। ये लो जी, मैं 6 कार्बन की टोटल रिंग बना देता हूँ। ठीक है, फिर 1 कार्बन पर तो देखो जरा इथाइल है, ये कुछ ऐसा केस है, और 1 कार्बन पर क्या है भाई? मिथाइल है, ये वाला केस है। क्लियर है भाई? अभी ये फाइनल सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन नहीं बना है ना। आपको क्या करवाना पड़ेगा? यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवानी पड़ेगी इस पर। तो जब हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओगे इस पर तो भाई हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा 3 डिग्री वाला कार्बोकेटाइन, ये वाला कार्बोकेटाइन बन जाएगा। ये सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा। क्लियर है बात? ये वाला 2 डिग्री है, ये वाला 3 डिग्री है, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन अपने पास ये वाला बनेगा। क्लियर है बात? यहाँ पर चेक करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर कैसे करेंगे? यहाँ से एक काम करो, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दो। तो यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग मैंने करवाई, ये लो जी,
ठीक है, पॉजिटिव चार्ज ये आ जाएगा। अब भाई 5 कार्बन की रिंग, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जुड़ा है, तो ये रिंग एक्सपेंशन की कंडीशन वलय क्या होगी, प्रसारित होगी। 5 कार्बन की रिंग 6 में बदलेगी और 5 की रिंग 6 में बदलेगी, तो ये वाला बॉन्ड जो है वो सबसे पहले यहाँ शिफ्ट होगा, क्योंकि ये वाला बॉन्ड 1 और ये वाला 2 और ये वाला 2, तो किसी भी 1-2 बॉन्ड का हमें क्या करना है, शिफ्ट करना है, किसी भी एक तरफ शिफ्ट कर दो। तो भाई ये वाला हमारे पास स्ट्रक्चर इसकी कुछ ऐसी दिखेगी, यह पॉजिटिव चार्ज, यहाँ नेगेटिव, ये पॉजिटिव, और पॉजिटिव और नेगेटिव में क्या हो गया, अट्रैक्शन हो गया। टोटल जो है वो कितने कार्बन की रिंग हो गई, 6 कार्बन की रिंग हो गई। ये लो जी 6 कार्बन की रिंग। और भाई ये वाला केस आएगा। अब देखो ज़रा, इस पर 2 मिथाइल है, तो एक मिथाइल की क्या करवा देता हूँ, शिफ्टिंग करवा देता हूँ इस पर, और एक मिथाइल की शिफ्टिंग करवाई तो फाइनल जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा वो ये वाला बनेगा। ठीक है, तो भाई इसमें अगर पुनर्विन्यास हुआ तो ये वाला कार्बोकेटाइन बनेगा। ठीक है, तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, ध्यान में रखना है, कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास करवाना आना ही चाहिए। अब देखो, कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास पढ़ लिया, अब काम में क्या आता है ये हम सीखने वाले हैं कि क्यों पढ़ लिया, क्या काम में आएगा, कैसे रिएक्शन में क्वेश्चन कैसे बनेगा, इन सब की बातें हम करते हैं। ठीक है, तो देखिएगा, एल्कोहल में हम बात कर रहे हैं भाई एल्कीन बनाने की विधियाँ, है ना, एल्कीन बनाने की विधियाँ, और इन्हीं विधियों में हम बात कर रहे थे एल्कोहल में E2 रिएक्शन कल हमने देखी थी, Al2O3, P2O5 और थोरियम ऑक्साइड THO2, इन सब के साथ कौन सी रिएक्शन देता है, E2 रिएक्शन देता है एल्कोहल। अब बात करेंगे एल्कोहल में E1 रिएक्शन। E का मतलब होता है एलिमिनेशन और 2 का मतलब होता है कि उसकी कोटि कितनी है, 2। अब कोटि क्या होती है, तो भाई ये भी मैंने आपको बताया हुआ है कि जो दर नियम होता है उसमें सांद्रताओं की घातों का योग कोटि कहलाता है। ठीक है, अब E1 का मतलब क्या होगा, E का मतलब वही एलिमिनेशन, और 1 का मतलब क्या होगा कि कोटि कितनी होगी रिएक्शन की, 1 होगी। क्लियर है बात, तो ध्यान से देखना भाई, एल्कोहल में E1 रिएक्शन, ये अपना टॉपिक है, एल्कोहल में E1 रिएक्शन, यानी एल्कोहल में हमें क्या करवानी है भाई, E1 अभिक्रिया करवानी है। और एल्कोहल में जब E1 अभिक्रिया हम करवाएंगे तो फाइनली हमारे पास क्या बनेगी, एल्कीन बनेगी। देखिएगा कैसे, तो सबसे पहले तो यहाँ रिएजेंट की ज़रूरत है, रिएजेंट। ठीक है, रिएजेंट यहाँ पर होता है भाई सांद्र H2SO4 और साथ में टेम्परेचर, टेम्परेचर जो है वो जनरली होता है 170 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, केल्विन में भी लिखा हुआ दे सकता है, डिग्री को केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं 273 इसमें ऐड कर देते हैं, तो ये लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको कंसनट्रेटेड H3PO4 और साथ में हीट लिखा हुआ मिलेगा, या फिर आपको जो है साथ में H+ और हीट लिखा हुआ मिलेगा। H+ की जगह जो है वो आपको H3O+ या फिर हीट लिखा हुआ भी मिल सकता है, ये सारी चीज़ें आपको मिल सकती है। क्लियर है बात, इनमें से आपको कुछ भी मिल सकता है भाई एरो पर, जनरली सबसे ज़्यादा जो है वो आपको H2SO4 ही देखने को मिलेगा। रिएक्शन जो है वो डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है, किसकी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन की रिएक्शन है, यानी डिहाइड्रेशन बोले तो निर्जलीकरण, जो कि कल मैंने आपको बताया था। निर्जलीकरण का मतलब क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल का बाहर निकलना। 2 तरीके से निर्जलीकरण हो सकता है, E1 अभिक्रिया से भी हो सकता है और E2 अभिक्रिया से भी हो सकता है, दोनों रिएक्शन से निर्जलीकरण अल्कोहल का संभव है। ठीक है, तो कल हमने E1 अभिक्रिया द्वारा निर्जलीकरण देखा था, सॉरी कल हमने E2 अभिक्रिया द्वारा निर्जलीकरण देखा था, आज हम देख रहे हैं E1 अभिक्रिया द्वारा निर्जलीकरण। तो रिएजेंट हमारा क्या है भाई, ये सारे रिएजेंट आपको एरो पर लिखे हुए मिल सकते हैं, जनरली ये रिएजेंट देखने को मिलेंगे एरो पर। क्लियर है बात, तो ये तो है रिएजेंट। सबस्ट्रेट, भाई देखो सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट होगा एल्कोहल, क्या होगा, एल्कोहल, यानी एल्कोहल की रिएक्शन इनके साथ हम करवाएंगे, है ना, तो क्या होगा, निर्जलीकरण होगा। प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो प्रोडक्ट होगा भाई कोई एल्कीन, अनसैचुरेटेड कंपाउंड। ठीक है, तो भाई ये 3 चीजें एग्जाम्पल से इसको समझने की कोशिश करते हैं। भैया जी देखना कि CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये OH, क्लियर है, ये कोई अल्कोहल है, एरो पर आपको लिख के दे दिया कंसंट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीट। ठीक है, तो जब आप ये काम करोगे, ये अल्फा और ये वाला बीटा, ठीक है, तो आपको अल्फा बीटा से वो ही क्या करोगे, कुछ इस तरीके से HOH, ये HOH क्या हो गया भाई, वाटर मॉलिक्यूल बाहर होगा और इन दोनों के बीच में क्या आ जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा,
कहने का मतलब है CH3 C और ये CH3 और ये डबल बॉन्ड और ये CH2। क्लियर है? क्या बना भाई? एल्कीन बनी, एल्कीन और ये H2O वाह। ठीक है, ये रिएक्शन होती है निर्जलीकरण की। अब भाई इसमें अगर आप यहाँ पर Al2O3 मिला दोगे तो भी प्रोडक्ट यही बनेगा, और आपने यहाँ पर जो है वो कंसंट्रेटेड H2SO4 मिलाया तो भी यही प्रोडक्ट बनेगा। तो फिर दोनों में अंतर क्या है भाई? अंतर है इनकी मैकेनिज्म में। E1 अभिक्रिया E2 अभिक्रिया में याद करो बीच में संक्रमण अवस्था बनती है, और E1 अभिक्रिया की मैकेनिज्म जो क्रियाविधि होती है ना वो अलग होती है। तो हमें इसकी क्रियाविधि देखनी है कि रिएक्शन हुई कैसे, हमें ये समझना है। तो भाई देखना जरा मैकेनिज्म इसकी देखते हैं। मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। मैकेनिज्म भाई देखिएगा कि रिएक्शन कैसे चली, इसके लिए हम क्या पढ़ते हैं? मैकेनिज्म पढ़ते हैं। H2SO4 है ना, तो सबसे पहले H2SO4 ये एक एसिड है ना, ये क्या होगा भाई? ब्रेक होगा। कैसे? H+ और HSO4। जब भी एसिड की बात आए तो ये तो H+ देके रहेगा भाई, आप चाहे कितना भी रोक लो, एसिड आया है तो H+ देके रहेगा, तो इसने H+ रिलीज किया। क्लियर है बात? और फिर अपना एल्कोहल है CH3 और CH3। भाई रिएक्शन जो है वो 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। तो स्टेप फर्स्ट E2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप में कंप्लीट होती है, E1 रिएक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होती है। ठीक है, ये भी डिफरेंस है दोनों में। ये हमारा एल्कोहल, और भाई सबसे पहले आया कौन? H+ आया। क्लियर है बात? तो भाई देखिएगा कि सबसे पहले H+ है, इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो ऑक्सीजन बोलेगा कोई बात नहीं मुन्ना, मैं तेरे को इलेक्ट्रॉन देता हूँ। ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दिए? H+ को दिए। जैसे ही ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिए H+ को, तो हमारे पास CH3 और ये CH3 और ये CH3 और ये OH और ये H, ये वाला कंपाउंड बनेगा। और ऑक्सीजन पर चार्ज कैसा आया? पॉजिटिव चार्ज आया। तो ऑक्सीजन क्या करेगा भाई? बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा, खींच लेगा, और बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जैसे ही खींचा तो भाई पीछे हमारे पास एक कंपाउंड बनेगा। देखना कि भाई इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन लेके चला गया, तो पीछे कार्बन पर चार्ज पॉजिटिव और साथ में वाटर मॉलिक्यूल क्या हो गया? बाहर हो गया। ये काम होगा। क्लियर है बात? अब ये वाला स्टेप जो है वो रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है। स्लो स्टेप बोले तो RDS होता है, जो कि एक्सपेरिमेंटल है। ठीक है, तो रिएक्शन में अपने पास क्या बना हुआ है? ये कार्बोकेटाइन बन रहा है, कार्बोकेटाइन। और भाई जिस रिएक्शन में कार्बोकेटाइन बनता है मध्यवर्ती के रूप में, वहां पर ध्यान रखिएगा पुनर्विन्यास हो सकता है कि कम स्थायी कार्बोकेटाइन ज्यादा स्थायी कार्बोकेटाइन में बदल सकता है। क्या? जिस भी रिएक्शन में ऐसा हो जाए कि कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट के तौर पर बन रहा है, वहां पर पुनर्विन्यास संभव है। ठीक, अब देखना जरा, कार्बोकेटाइन बना अपने पास। क्लियर है बात? ये तो फर्स्ट स्टेप। सेकंड स्टेप में क्या होगा? स्टेप सेकंड कि भाई CH3C और CH3 और ये CH2H, एक हाइड्रोजन को अलग कर देता हूँ, ये पॉजिटिव चार्ज। भाई कार्बोकेटाइन है तो इसमें अति संयुग्मन जो है वो चलता है, आपको पता है अति संयुग्मन चलता है। ठीक है ना? तो एक तरीके से अति संयुग्मन जब चलेगा तो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कहाँ शिफ्ट होंगे? इधर शिफ्ट होंगे। जैसे ही इधर शिफ्ट होंगे तो भाई ये वाला जो है वो आप यूँ समझ लो, या तो अति संयुग्मन चलेगा, या फिर जो HSO4 आएगा ना, HSO4 माइनस जो यहाँ पर बना है, ये क्या करेगा? ये अब बेस है भाई, ये एसिड है तो ये वाला इसका क्या है? कॉन्जुगेटेड बेस, संयुग्मी क्षार है। तो ये वाला क्या है? एक तरीके से क्षार है। और ये वाला हाइड्रोजन जो है वो क्या है? ये क्या करेगा? इस H+ पर अटैक करेगा, तो H+ को क्या कर देगा? यहाँ से बाहर कर देगा, और ये वाला बॉन्ड जो है वो इधर शिफ्ट हो जाएगा। अपने पास जो है वो क्या बनेगा? CH3C और ये CH3, ये डबल बॉन्ड और ये CH2 और साथ में H2SO4, ये क्या है भाई? ये हमारे पास एल्कीन बनी है। ठीक है, तो ये डिफरेंस है भाई। पहले वाली जो मैकेनिज्म है ना E2 रिएक्शन, तो E2 रिएक्शन में क्या हो रहा था? E2 रिएक्शन केवल एक स्टेप पे कंप्लीट होती है, E1 रिएक्शन 2 स्टेप पे कंप्लीट होती है। E2 रिएक्शन में जो अपने पास है बीच में क्या बनता है? ट्रांजिशन स्टेट बनती है, जबकि इसमें बीच में क्या बनता है? कार्बोकेटाइन बनता है, बीच में जो है वो कार्बोकेटाइन बनता है। ठीक है ना? ये इनमें डिफरेंस है। इस रिएक्शन का ऑर्डर जो है वो एक होता है, इसलिए इस रिएक्शन को क्या बोलते हैं? हम E1 रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, अब देखिएगा जो पॉइंट आपको ध्यान में रखने हैं, है ना, पहला पॉइंट तो ये है कि दिस रिएक्शन कंप्लीट्स इन 2 स्टेप, यानी यह अभिक्रिया 2 पदों में पूर्ण होती है ना। और फिर अभिक्रिया में मध्यवर्ती कार्बोकेटाइन बनता है, अतः पुनर्विन्यास संभव है।
पुनर्विन्यास संभव है। क्लियर है बात? तो भाई इस अभिक्रिया में मध्यवर्ती क्या बनेगा? कार्बोकेटाइन बनेगा। और कार्बोकेटाइन किसी भी रिएक्शन में, इसी में नहीं, आगे भी अगर किसी भी रिएक्शन में कार्बोकेटाइन जैसी कोई चीज बनती है तो वहां पर भाई रीअरेंजमेंट हो सकता है। ठीक है ना, वहां रीअरेंजमेंट हो सकता है। अभी देखिएगा क्वेश्चन कैसे आता है उसकी बात भी करेंगे, लेकिन पहले देखते हैं एक पॉइंट। अब देखो जरा, रिएक्शन में इंटरमीडिएट क्या बन रहा है? कार्बोकेटाइन बन रहा है। ये कार्बोकेटाइन जितनी जल्दी बनेगा रिएक्शन उतनी जल्दी आगे जाएगी। कार्बोकेटाइन जल्दी कब बनेगा? जब स्थायी होगा। तो कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा रिएक्शन उतनी ही जल्दी होगी। मैं ऐसा बोलूंगा कि कार्बोकेटाइन जितना ज्यादा स्थायी होगा रिएक्शन जो है उसमें कार्बोकेटाइन उतना ही जल्दी बनेगा। और कार्बोकेटाइन जल्दी बन रहा है इसका मतलब रिएक्शन तेजी से आगे जाएगी। तो भाई ये वाला जो कार्बोकेटाइन है ना, अगर जल्दी बन रहा है तो रिएक्शन जल्दी होगी। ठीक है, तो भाई कार्बोकेटाइन पॉजिटिव चार्ज है कार्बोकेटाइन पर। और अब देखिएगा कि भाई ये कार्बोकेटाइन, मैं ये बोल रहा हूं अगर स्थायी होगा तो जल्दी बनेगा। जल्दी बनने का मतलब है यहां से जल्दी से वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकलेगा, यानी ये अल्कोहल जल्दी से रिएक्शन करेगा, यही तो बोल रहा हूं ना। तो भाई एक पॉइंट यहां से निकल के आता है कि अल्कोहल की E1 अभिक्रिया या अल्कोहल की, देखो भाई इसमें जो है वो हम क्या काम में लेते हैं? एसिड काम में लेते हैं। एसिड जो है वो उत्प्रेरक होता है, इसलिए इस रिएक्शन को हम उत्प्रेरकी निर्जलीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? उत्प्रेरकी निर्जलीकरण। तो आप इसको ये भी ध्यान में रखिएगा कि अल्कोहल की उत्प्रेरकी निर्जलीकरण, या इसको जो है वो हम अम्लीय, चलो छोड़ो, ठीक है ना, अल्कोहल की उत्प्रेरकी निर्जलीकरण के प्रति क्रियाशीलता। भाई ये समानुपाती होती है कार्बोकेटाइन के का स्थायित्व, कार्बोकेटाइन का स्थायित्व, कि भाई कार्बोकेटाइन अपना जितना ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है, उतनी जल्दी बनेगा। और ये कार्बोकेटाइन जल्दी बन रहा है इसका मतलब यहाँ जो अल्कोहल है वो जल्दी से उसका क्या हो रहा है? डिहाइड्रेशन हो रहा है, जल्दी से निर्जलीकरण हो रहा है। क्वेश्चन कैसे आएगा यहाँ पर? भाई इसी पॉइंट से क्वेश्चन आता है, आपको 3-4 अल्कोहल देगा और बोलेगा निम्न अल्कोहलों को अम्लीय माध्यम में निर्जलीकरण के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आएगा जैसे एक अल्कोहल आपको दे दिया CH3 CH3 और ये CH3OH, एक अल्कोहल दे दिया CH3 और ये CH3OH, एक आपको अल्कोहल दे दिया CH3CH2OH। ठीक है, और आपको पूछ लिया कि भाई कौन सा वाला अल्कोहल सबसे आसानी से निर्जलीकृत होगा, तो आपको क्या करना है? कार्बोकेटाइन बनाना है। अब कार्बोकेटाइन कैसे बनाएंगे? तो भाई ये OH हटाओ, ये पॉजिटिव चार्ज लगाओ, OH हटाओ, ये पॉजिटिव चार्ज लगाओ, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। और इसकी स्टेबिलिटी चेक कर लो, इसके पास 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास 6 अल्फा हाइड्रोजन है, इसके पास केवल 3 अल्फा हाइड्रोजन है। तो स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा किसकी होगी? पहले वाले की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा, फिर कौन सा आएगा? सेकंड वाला, और फिर कौन सा आएगा? थर्ड वाला। ये अपने पास कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम। यहाँ का कार्बोकेटाइन बहुत जल्दी बन रहा है, और अगर कार्बोकेटाइन यहाँ जल्दी बन रहा है तो इसका मतलब ये जल्दी से रिएक्शन करेगा, यानी इसका निर्जलीकरण सबसे आसानी से, फिर इसका इनमें से सबसे धीरे निर्जलीकरण होगा। इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, मैं 1-2 अल्कोहल आपको और लिख के देता हूँ, उनमें भी आपको यही काम करना है, तो इसको तो मिटा देता हूँ। देखिएगा, हाँ भाई, कुछ अल्कोहल है
और वहाँ आपको यही काम करना है भाई, बताना है कि किसका निर्जलीकरण आसानी से होगा और कौन से अल्कोहल का निर्जलीकरण देरी से होगा। बहुत ही सिंपल सा काम है। क्या करोगे, कार्बोकेटाइन बनाओगे और स्टेबिलिटी चेक करोगे। ठीक, चेक करना। कौन से अल्कोहल का निर्जलीकरण सबसे आसानी से होगा और कौन से अल्कोहल का निर्जलीकरण आसानी से नहीं होगा। ठीक है भैया, देखो चेक करते हैं। कार्बोकेटाइन बनाने का तरीका बिल्कुल ये वाला ही रहेगा कि कार्बन और OH, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का जो बॉन्ड है ना वो ब्रेक करना है। तो यहाँ कार्बन और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड ये ब्रेक होगा, पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव और ये पॉजिटिव। ठीक है, फिर देखो ज़रा इसको चेक करते हैं। ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव। ठीक है, चेक करेंगे स्टेबिलिटी। भाई यहाँ तो कुछ भी नहीं जुड़ा है, यहाँ OCH3 का इफेक्ट +M -M, इसका +H। हमें ये पता है कि प्लस वाले ग्रुप जब आते हैं तो कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो भाई सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन सेकंड, फिर कौन सा हो जाएगा भाई, ये वाला फोर्थ वाला हो जाएगा, फिर कौन सा फर्स्ट वाला और फिर थर्ड वाला। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम आएगा। तो जो ऑर्डर कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का आता है वही क्रम किसका आता है, वही क्रम निर्जलीकरण का क्रम आएगा। यानी ये वाला जो है वो सबसे जल्दी निर्जलीकृत होगा। यहाँ कार्बोकेटाइन सबसे स्टेबल बन रहा है। यहाँ चेक करते हैं। फिर यहाँ देखो ज़रा क्या चीज़ डिफरेंट है, यहाँ पर कुछ भी नहीं लगा है, यहाँ पर एक CH3 का +I है और यहाँ पर एक और +I है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा भाई, सेकंड में, क्योंकि +I है। फिर कहाँ होगा, थर्ड में, और फिर कहाँ हो जाएगा, फर्स्ट में। ये हमारे पास कार्बोकेटाइन के स्थायित्व का क्रम आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ चेक करते हैं तो OH बॉन्ड, आपको कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ना है। ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ा, ये कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड तोड़ दिया। ठीक है, तो ध्यान से देखना, NO2 का -I इफेक्ट, यहाँ पर भी -I, यहाँ पर भी -I। -I जितना ज़्यादा होता है स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की उतनी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो सबसे ज़्यादा स्थायी कौन सा है, थर्ड, यानी थर्ड का निर्जलीकरण सबसे आसानी से होगा, फिर सेकंड, फिर फर्स्ट। यह हमारे पास निर्जलीकरण के स्थायित्व का, निर्जलीकरण का क्रम आएगा। ठीक है ना, तो एक तो इस तरह के क्वेश्चन आपको यहाँ से मिल सकता है। सेकंड क्वेश्चन आपको कैसा देगा कि भाई आपको रिएक्शन में प्रोडक्ट पूछ लेगा कि भाई उत्पाद क्या है। ठीक है ना, तो उसकी भी बात कर लेते हैं। सेकंड टाइप का जो क्वेश्चन बनता है यहाँ से E1 अभिक्रिया से, मैं उसकी बात करने जा रहा हूँ। देखिएगा, हाँ भाई, आपको जैसे ये कोई अल्कोहल दे दिया, यहाँ पर लिख के दे दिया भाई कंसनट्रेटेड H2SO4 और साथ में हीट। एक क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ, आगे वाला क्वेश्चन आपको करना है। ठीक है, कि भाई आपको प्रोडक्ट पूछ लिया तो कैसे प्रोडक्ट बनाना है। पहले तो रिएक्शन को पहचान लो। अगर यहाँ Al2O3 लिखा होता तो आप डायरेक्टली अल्फा बीटा से क्या करते हैं, वाटर मॉलिक्यूल बाहर निकाल देते, प्रोडक्ट यानी एल्कीन बना देते। कौन सी एल्कीन, सजफ एल्कीन बनती। यहाँ पर जो है वो आपको ये ध्यान में रखना है
कि अगर इवन रिएक्शन है, क्योंकि कंसंट्रेटेड H2SO4 जो है वो किसकी निशानी है, इवन अभिक्रिया की निशानी है। तो यहाँ आपको सबसे पहले इस बॉन्ड को तोड़ना है, कार्बन और ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ना, इसको तोड़ो, कार्बोकेटाइन बनाओ, ये कार्बोकेटाइन बनेगा। अब चेक करो कि क्या इस कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर पुनर्विन्यास हो सकता है तो पुनर्विन्यास करवाओ, नहीं हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसमें पुनर्विन्यास हो सकता है। भाई ये देखिएगा, अगर मैं यहाँ से क्या करूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दूँ। अब भाई ये मैंने आपको कहा था कि जो कार्बोकेटाइन के एग्जाम्पल पुनर्विन्यास वाले हम देख रहे हैं वो ही आपको ज़्यादातर रिएक्शन में देगा, तो ये भी उनमें से एक एग्जाम्पल है। यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ, तो भाई इसमें हो गया पुनर्विन्यास, है ना, H माइनस शिफ्टिंग करवा देता हूँ। तो हाइड्राइड शिफ्टिंग जैसे ही मैंने करवाई, यहाँ से हाइड्रोजन निकल के यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, तो भाई कंडीशन ये वाली आ जाएगी। क्लियर है बात, पॉजिटिव चार्ज जो है वो बीच वाले कार्बन पर आ गया। और ज़्यादा पुनर्विन्यास हो सकता है क्या, नहीं हो सकता। क्यों, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाओगे यहाँ पर तो वापस से एक ही बात है, ये वाला ही रिपीट हो जाएगा, 2 डिग्री है, यहाँ पर भी 2 डिग्री रहेगा। अगर इधर से करवा दिया तो ये वाला बन जाएगा, जो कि गलत है। और ज़्यादा हाइड्राइड शिफ्टिंग नहीं हो सकती, और ज़्यादा पुनर्विन्यास नहीं होगा। क्लियर बात। अब देखिएगा कि भाई 2 तरीके हैं, है ना। अब अपने पास 2 प्रकार के हाइड्रोजन है, एक तो यहाँ है हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ है। या तो ये काम कर सकता हूँ कि इस वाले बॉन्ड को यहाँ शिफ्ट कर दो, यहाँ एल्कीन बना दो, इस हाइड्रोजन को निकाल के यहाँ एल्कीन बना दो, तो हमारे पास जो है वो या तो ये वाली एल्कीन बन सकती है, ठीक है, या फिर ये हो सकता है कि भाई ये वाला हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाए और इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दो, तो एक एल्कीन जो है वो ये वाली बन सकती है। अब दोनों में से मेजर कौन सा होगा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही फंडा है, सज्जफ और हॉफमान। मेजर कौन सा होगा, सज्जफ एल्कीन ही मेजर प्रोडक्ट माना जाएगा, यानी कि जो एल्कीन ज़्यादा स्थायी होगा। ध्यान से देखिएगा, 6 अल्फा हाइड्रोजन है और इसमें जो है वो केवल 2 अल्फा हाइड्रोजन है। ये वाला जो है वो क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट होगा, ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। ऊपर वाला सज्जफ एल्कीन, नीचे वाला हॉफमान एल्कीन। क्लियर है बात। तो भाई ये चीज़ आपको क्या करनी है, ध्यान में रखनी है। और देखिएगा, अब मैं आपको जो है वो 2-4 एल्कोहल लिख के दे रहा हूँ, वहाँ पर आपको बिल्कुल यही चेक करना है। कंसंट्रेटेड H2SO4, ठीक है, चेक करो भाई। इनमें आपको क्या करवाना है भाई, कार्बोकेटाइन बनाओ, कार्बोकेटाइन बनाना है, पुनर्विन्यास करवाना है और उत्पाद बताना है, ये काम करना है। अभी सिंपल सा काम है। ठीक है भाई, देखना ज़रा, चेक करते हैं, एक एक प्रोडक्ट को देखते हैं कैसे क्या बनेगा। ठीक है, आप वीडियो को पॉज करें, आराम से सोचे समझे, इसके बाद में आंसर करें। यहाँ पर मैं बताता हूँ भाई, देखिएगा, ये वाला है ऑक्सीजन, कार्बन बॉन्ड तोड़ना है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब ये वाला कार्बोकेटाइन है तो इसमें पुनर्विन्यास हो सकता है। ठीक है, कार्बोकेटाइन कौन सा बना भाई हमारे पास, ये वाला कार्बोकेटाइन बना। ठीक है, पुनर्विन्यास कैसे होगा, यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दो तो हमारे पास जो है 1 डिग्री कार्बोकेटाइन 2 डिग्री में बदल जाएगा। और ज़्यादा पुनर्विन्यास हो सकता है, क्यों, क्योंकि यहाँ से भी तो मैं हाइड्राइड शिफ्टिंग वापस से करवा सकता हूँ। तो भाई ये और ज़्यादा पुनर्विन्यास हो गया, 2 डिग्री वाला 3 डिग्री में बदल गया, और ज़्यादा पुनर्विन्यास नहीं होगा। 2 प्रकार के आपको हाइड्रोजन देखने को मिलेंगे, है ना। एक तो यहाँ हाइड्रोजन है, ये वाला H, यानी आप यूँ समझो, एक तो यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, एक यहाँ डबल बॉन्ड आ सकता है, एक नीचे की तरफ आ सकता है। ठीक है, तो नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ वो तो सेम ही होगा। तो 2 तरीके की एल्कीन बन सकती है यहाँ से, एक तो ये वाली बन सकती है ना, एक जो है वो ये वाली बन सकती है। आप बताइए मेजर कौन सी होगी, पहले वाली की दूसरी वाली, कौन सी वाली होगी, सेकंड वाली, ये वाली मेजर होगी 9 अल्फा हाइड्रोजन, है ना, ये वाली मेजर प्रोडक्ट होगा
और ये वाला माइनर प्रोडक्ट होगा। ये वाली हॉफमान एल्कीन है, ये वाली सज्जफ एल्कीन है। क्लियर है? यहाँ चेक करते हैं, इसको हटाओ, ये पॉजिटिव चार्ज आएगा तो ये कार्बोकेटाइन बना। पुनर्विन्यास करवा देते हैं। यहाँ से क्या हो गया भाई, हाइड्राइड शिफ्टिंग होगी, हाइड्राइड शिफ्टिंग हो गई, पुनर्विन्यास मैंने करवाया तो देखिएगा, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। फिर यहाँ से जो है वो अगेन मिथाइल शिफ्टिंग करवा दो, ये लो मिथाइल शिफ्टिंग करवा दी तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ आएगा, ठीक है। कितने डबल बॉन्ड कहाँ कहाँ आ सकता है, या तो यहाँ आ सकता है या यहाँ आ सकता है, जो कि एक ही बात होगी, या फिर ऐसे बीच में आ सकता है। तो मेजर प्रोडक्ट कौन सा होगा भाई, या तो ये वाली एल्कीन बन सकती है और या फिर ये वाली एल्कीन बन सकती है। तो मेजर कौन सा होगा, पहला कि दूसरा? दूसरा वाला मेजर प्रोडक्ट होगा। ये वाला जो है वो हमारा क्या होगा, मेजर प्रोडक्ट। अल्फा हाइड्रोक्सी ज़्यादा है, ज़्यादा स्टेबल एल्कीन ही बनानी है, कुल मिला के बात ये है। समझ गए बात को? फिर देखो ज़रा इसको चेक करते हैं। ये वाला देखिएगा, यहाँ से हटाता हूँ, पॉजिटिव चार्ज आएगा भाई, पॉजिटिव चार्ज आया, ये कार्बोकेटाइन बना। अब भाई यहाँ से हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ। जैसे ही हाइड्राइड शिफ्टिंग करवाई तो भाई कंडीशन कौन सी आ गई, कंडीशन आ गई 5 कार्बन की रिंग, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये पुनर्विन्यास मैंने करवाया है भाई, अभी आपको एग्जांपल भी बताया था कि रिंग के बाहर वाले कार्बन पॉजिटिव चार्ज आए, रिंग प्रसार करवानी है, 5 की रिंग किस में बदलेगी, 6 में बदलेगी। मैं डायरेक्टली जो है वो इसको पुनर्विन्यास करवा रहा हूँ क्योंकि पहले बता चुका हूँ, है ना। आपको अगर जो है वो इसमें पुनर्विन्यास कैसे हुआ ये देखना है तो बिल्कुल यही एग्जाम्पल मैंने अभी आपको करवाया था, तो वहाँ जाके आप वापस से देखें। सबसे ज़्यादा फाइनली सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन ये वाला हमारे पास बनेगा। और भाई ये वाला कार्बोकेटाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल है, तो एल्कीन जो बनेगी ना वो इसी से बनेगी। 2 अलग अलग तरीके की एल्कीन बन सकती है, या तो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है या फिर जो है वो डबल बॉन्ड यहाँ आ सकता है, यहाँ आ सकता है। बोलो ऊपर वाली बनेगी कि नीचे वाली? मेजर कौन सा होगा, ये वाला मेजर होगा, अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा है। क्लियर है बात? ऐसे आपको ध्यान देना है। मैं बाकी को मिटा देता हूँ, आप उनको बाकी 2 को चेक करें, क्योंकि भाई कार्बोकेटाइन में पुनर्विन्यास करवाने के लिए हमने पूरी एक क्लास लगा दी है एक तरीके से, तो वो चीज़ आपको सीखनी ही पड़ेगी, ठीक है। अब देखें, अभी जो लेक्चर हमने जो एग्जाम्पल देखे थे पहले, उनको वापस से देखें एक बार, कैसे पुनर्विन्यास करवाना है, अच्छे से उसको सीखें, है ना। और एक चीज़ और कि जो एग्जाम्पल हमने करवाए थे पुनर्विन्यास के, ज़्यादातर वो ही आएंगे, घूम फिरा के वो ही पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बिल्कुल वैसा ही कार्बोकेटाइन अपने पास बन जाएगा बार बार। जैसे इसकी बात करें, ये जो है इसकी बात करते हैं, तो सबसे पहले ऑक्सीजन और कार्बन के बीच का बॉन्ड तोड़ो, कार्बोकेटाइन कौन सा बनेगा भाई, ये लो जी, ये कार्बोकेटाइन बना। 4 कार्बन की रिंग, रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। ये वाला एग्जाम्पल कल मैंने बताया था आपको कि 4 कार्बन की रिंग, रिंग के कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वलय संकुचन की कंडीशन होती है। 4 की रिंग किस में बदलती है, 3 में बदलती है। पॉजिटिवली चार्ज कार्बन वाले से जुड़ा हुआ कार्बन 1 नंबर और 1 से जुड़ा हुआ 2 नंबर, किसी भी 1-2 बॉन्ड को आप 2 नंबर पे शिफ्ट करवा दो। जैसे ही 2 नंबर पे शिफ्ट करवाओगे, इसका थोबड़ा कुछ ऐसा हो जाएगा, थोबड़ा बोले तो स्ट्रक्चर ऐसी हो जाएगी, ठीक है। और भाई अगर इन दोनों में अट्रैक्शन होता है तो वापस से ये बन जाएगा, इन दोनों में अट्रैक्शन होता है तो भाई हमारे पास जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो कौन सा बनेगा, CPM। ये CPM वाला कार्बोकेटाइन बनेगा जो कि बहुत ज़्यादा स्टेबल है। एल्कीन कौन सी बनेगी, यहाँ डबल बॉन्ड आएगा तो भाई हमारे पास जो इससे एल्कीन बनेगी ना, ये वाली एल्कीन बनेगी। क्लियर है? यानी उसमें पुनर्विन्यास होगा तो फाइनली एल्कीन ये वाली बनेगी। यहाँ चेक करते हैं, बिल्कुल ऐसा ही केस है। ये वाला जो बॉन्ड है इसको तोड़ो, यहाँ पॉजिटिव चार्ज आएगा। भाई बिल्कुल यही एग्जाम्पल अभी हमने किया था, ये देखो जी, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा। यहाँ से क्या कर दूँ, हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा देता हूँ, तो ये हाइड्राइड शिफ्टिंग करवा दी तो भाई हमारे पास जो है वो 4 कार्बन की रिंग और रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो क्या होगा, वलय प्रसार। 4 कार्बन की रिंग, रिंग के बाहर वाले कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज हो तो वलय प्रसार होता है, इसमें वलय का प्रसार होगा। और भाई जैसे ही वलय प्रसारित होगी तो हमारे पास कंडीशन कुछ ऐसी आएगी। डायरेक्टली कर रहा हूँ भैया, मैं डायरेक्टली कर रहा हूँ इसको, ठीक है ना। 4 कार्बन की रिंग किस में बदलेगी, 5 कार्बन में, और फाइनली जो सबसे ज़्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन होगा ना वो ये वाला बनेगा, ठीक है। अब इससे कितने तरीके की एल्कीन बन सकती है, इससे टोटल 3 तरीके की एल्कीन बन सकती है। या तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा या यहाँ आएगा या यहाँ आएगा। 3 तरीके की एल्कीन संभव, उनमें से कोई एक मेजर होगी, बाकी 2 माइनर होगी। एक तो ये वाली बनेगी, एक ये वाली बनेगी, एक ये वाली बनेगी,
ठीक है। अल्फा हाइड्रोजन चेक करो, 2 और 1 3 अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, ये 3 और 1 4, 4 और 2 6 अल्फा हाइड्रोजन। ठीक है। इसके पास अल्फा हाइड्रोजन चेक करते हैं, 3 6, 6 और 2 8 और 2 10 अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा ये वाली बनेगी, मेजर प्रोडक्ट ये वाली हो। क्लियर है। ये दोनों की दोनों कैसी हो जाएगी, माइनर हो जाएगी। ठीक है। तो भाई इस तरीके से आपको क्या करना है, ट्रीट करना है। जब भी क्वेश्चन आए है ना निर्जलीकरण का, तो आपको ये वाला काम करना है। तो ये था इवन अभिक्रिया से एल्कोहल का निर्जलीकरण। क्लियर है बात। अब तक हमने जितनी भी रिएक्शंस पढ़ी है उन सब में हमने एक ही काम किया है, और वो काम है भाई हमारा, हमने क्या किया है, केवल एल्कीन बनाई है। एल्काइन वाला एग्जाम्पल शायद अब तक मैंने आपको कोई नहीं बताया कि एल्काइन कैसे बनाते हैं। एल्काइन भी ये जो रिएक्शंस है ना, जैसे हमने E2 रिएक्शन में सबसे पहली रिएक्शन पढ़ी वी हाइड्रो हैलोजनीकरण, उस रिएक्शन से हम एल्काइन भी बना सकते हैं, है ना। एल्काइन भी बन सकता है। हालांकि ये वाली जो रिएक्शन है एल्कोहल वाली, इनसे तो केवल एल्कीन ही बनेगा, बाकी एल्काइन भी बन सकता है। देखिएगा एल्काइन बनाने के एग्जाम्पल भी हम देख लेते हैं ध्यान से। हाँ भाई देखो, भाई जो डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की रिएक्शन थी एक बार, क्योंकि ये टॉपिक अपना रह गया था, है ना, स्लिप हो गया था, तो मैं वापस से एक बार वो चीज़ बताने जा रहा हूँ। डीहाइड्रोहेलोजिनेशन, है ना, ये जो रिएक्शन थी अपनी डीहाइड्रोहेलोजिनेशन की, कौन सी वाली, ये वाली, कौन सी, ये वाली, है ना। यहाँ पर क्या लिया था भाई, एल्कोहलिक KOH काम में लिया और साथ में हीट, या इसकी जगह NaNH2 काम में लिया और साथ में हीट, या इसकी जगह जो है वो हमने RO- और ROH काम में लिया, ठीक है, और साथ में हीट, ठीक है ना। तो ये काम में लिए थे। तो भाई अल्फा बीटा से क्या किया था, HX, ये अल्फा, ये बीटा और ये भी बीटा, तो जो मेजर होगा केवल वो ही बनाएंगे। तो CH3CH डबल बॉन्ड CH और ये CH3 क्या बना था भाई, एल्कीन बनी थी, है ना। अब इससे हम एल्काइन भी बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, अगर हम क्या करें, एक विसिनल डाई हैलाइड काम में ले लें। क्या काम में ले लें, विसिनल डाई हैलाइड। भाई एक तो होते हैं जेम डाई हैलाइड, जेम का मतलब होता है एक ही कार्बन पर 2 हैलोजन, और विसिनल डाई हैलाइड का मतलब है एक ही आजू बाजू वाले कार्बन पर 2 हैलोजन। तो ध्यान से देखिएगा, ये XH X और ये CH3, ठीक है। तो अगर हम क्या करें, यहाँ पर विसिनल डाई हैलाइड काम में ले लें, ठीक है ना, ये क्या है, विसिनल डाई हैलाइड, ठीक है। तो यहाँ एल्काइन भी बन सकती है। भाई कैसे बनेगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले पहला जो स्टेप है, यहाँ आप एल्कोहलिक KOH हीट, या फिर NaNH2 हीट, या फिर आप कोई भी C2H5ONa और C2H5OH और साथ में हीट, इन तीनों में से कोई भी काम में ले सकते हो। जब काम में लोगे तो अब देखिएगा कि भाई अगर मैं इसको अल्फा मानता हूं तो इसके सापेक्ष ये वाला बीटा हो जाएगा, इसको अल्फा मानता हूं तो ये वाला बीटा हो जाएगा। तो एक हेलोजन और एक हाइड्रोजन क्या कर दो, बाहर निकाल दो। तो एक हेलोजन एक हाइड्रोजन बाहर हुआ, तो पीछे हमारे पास CH3, यहाँ H, यहाँ डबल बॉन्ड और यहाँ हेलोजन और यहाँ CH3, ये वाला बन जाएगा। क्लियर है बात। अब अगर मैं इसको वापस से एक बार और इनके साथ, ये जो क्षार है ना, इनके साथ वापस से एक बार ट्रीट कर दूं। अब देखो ये हेलोजन जुड़ा हुआ है, इसको अल्फा इसको बीटा, है ना, विपक्ष विलोपन प्रकार की होती है। एक बार और अगर इनके साथ रिएक्शन करवा दूं तो भाई वापस से रिएक्शन होगी। और यहाँ पर जैसे मान लो मैंने NaNH2 के साथ एक बार और इसको हीट कर दिया, तो जैसे ही हीट किया तो ये वाला हाइड्रोजन और ये वाला, मतलब ये हेलोजन और ये हाइड्रोजन यहाँ से बाहर निकलेगा, और हमारे पास क्या बनेगा, CH3C ट्रिपल बॉन्ड और ये CH3, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। बोले तो एल्काइन बनेगा। क्लियर है बात, ऐसे एल्काइन बनेगा। ध्यान ये रखना है कि यहाँ पर जो सेकंड स्टेप है ना, यहाँ एल्कोहलिक KOH या RO- ROH
काम में नहीं लेंगे, काम में नहीं लेंगे, ठीक है। NaNH2 प्रबल क्षार है ना, इन दोनों की अपेक्षा ये प्रबल क्षार है। क्यों? यहाँ पर जो है वो OH माइनस डोनर है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन डोनर है, यहाँ पर भी ऑक्सीजन डोनर है, लोन पेयर देने वाला ऑक्सीजन है, यहाँ नाइट्रोजन है लोन पेयर देने वाला, तो नाइट्रोजन आसानी से लोन पेयर देगा बजाय ऑक्सीजन के। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन की विद्युत कम है। तो यहाँ NaNH2 ही काम में ले सकते हैं, काम में ले सकते हैं। क्यों भाई? देखना जरा कि डबल बॉन्ड आ गया ना, तो डबल बॉन्ड आने से यहां पर क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिएगा, डबल सिंगल और ये लोन पेयर, तो एक तरीके से ये वाला लोन पेयर अनुनाद में जा रहा है। अनुनाद में जाने की वजह से यहां पर डबल बॉन्ड के गुण है, डबल बॉन्ड के गुण। और भाई अगर डबल बॉन्ड के गुण यहां पर आ गए तो अब यहां से हेलोजन आसानी से नहीं निकलेगा। एक तो सिंगल बॉन्ड है, एक डबल बॉन्ड है, तो बेसिकली डबल बॉन्ड को तोड़ने में ज्यादा जोर आएगा। तो भाई जैसे ही ये वाला कंपाउंड बना तो यहां डबल बॉन्ड के गुण आएंगे, तो अब ये हेलोजन आसानी से नहीं निकलेगा। इसको निकालने के लिए रिएक्टिविटी आपको बढ़ानी पड़ेगी, क्रियाशीलता बढ़ानी पड़ेगी। तो प्रबल क्षार अगर होगा ना तो उसकी उपस्थिति में ही हेलोजन यहां से हट सकता है। बाकी दुर्बल क्षार अगर काम में लोगे, ये काम में लोगे, तो हेलोजन नहीं हटेगा। क्लियर है बात? हाँ, फर्स्ट वाले स्टेप में आप इन तीनों में से कोई भी काम में ले सकते हो, यहां कोई भी काम में ले सकते हो। सेकंड वाले स्टेप में आपको NaNH2 ही काम में लेना है। क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है, जैसे मान लो यहां पर जो है इनको लिख के दे दिया A और इसको लिख के दे दिया B, और पूछ लिया कि A और B क्रमशः होंगे। पहले ऑप्शन में आपको दे दिया एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, है ना। सेकंड में आपको दे दिया NaNH2, एल्कोहलिक KOH। थर्ड ऑप्शन में आपको लिख के दे दिया भाई, जैसे C2H5ONa और C2H5OH, और साथ में दे दिया एल्कोहलिक KOH। और भाई फोर्थ ऑप्शन में आपको लिख के दे दिया एल्कोहलिक KOH और NaNH2। तो भाई देखना जरा कि A तो कुछ भी हो सकता है, A इनमें से कुछ भी हो सकता है, B क्या होना चाहिए, B वाला जो है वो एल्कोहलिक, ये NaNH2 ही होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन जाएगा? फोर्थ वाला ऑप्शन जाएगा। क्लियर है बात? तो भाई इस रिएक्शन से हम क्या कर सकते हैं, डीहाइड्रोहेलोजिनेशन से हम एल्काइन भी प्रिपेयर कर सकते हैं, एल्काइन भी बना सकते हैं। ठीक है, तो भाई ये हमारी रिएक्शन है, इससे एल्काइन कुछ ऐसे बनेगी। अब मैं आपको मॉड्यूल के कुछ क्वेश्चंस टिक करवा रहा हूँ, और वो क्वेश्चन जो है वो आपको कल तक करके लाने हैं, कल की क्लास में। कल की क्लास में केवल हम मॉड्यूल सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले एल्केन के कुछ क्वेश्चंस मैंने आपको पहले ही टिक करवा दिए थे। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 से लेके और क्वेश्चन नंबर कहाँ तक, 55 तक के क्वेश्चन मैंने आपको पहले ही बताए थे करने के लिए। आज कुछ क्वेश्चन और टिक करवा रहा हूँ, है ना। एक्सरसाइज नंबर फर्स्ट में क्वेश्चन नंबर 66 के बाद में क्वेश्चन नंबर 74, 77, 81, 82, 83, 85, 86 नहीं करना, 86, 87, 88, 89, ठीक है। फिर इसके बाद में 93, 95, ठीक है। फिर इसके बाद में 102, 103, है ना। फिर इसके बाद में 106, 107, 109, ठीक है। फिर इसके बाद में 117, 118, 118, ठीक है। फिर इसके बाद में आपको जो क्वेश्चन करने हैं 118 के बाद में आ जाओ आप सीधे स्टेज सेकंड पर। स्टेज सेकंड में क्वेश्चन नंबर 7, 8 और 10, ठीक है। स्टेज सेकंड में 7, 8, 10, फिर 17, 18 और फिर 24 और 29, 29। फिर इसके बाद में स्टेज थर्ड में क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, 6, 9, 10, 11 और 12, ठीक है। फिर इसके बाद में क्वेश्चन नंबर 19, 21, 23 के बाद में क्वेश्चन नंबर 30, 31, 32, 33, 34, 41, 42, 47, ये स्टेज थर्ड में कर दें। स्टेज फोर्थ पार्ट ए क्वेश्चन नंबर 2, 3, 8, 12, 18, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद में 23,
24, ठीक है। फिर क्वेश्चन नंबर पार्ट ए था, अब पार्ट बी में क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 6 के बाद 7, 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21, बस भाई इतने क्वेश्चन आपको करने हैं। ये इनमें से ज़्यादातर क्वेश्चन जो है वो हमने पढ़ लिए हैं, ठीक है। जो पढ़ लिए हैं वो क्वेश्चन हम कल की क्लास में सॉल्व करेंगे, क्योंकि इसके बाद में आपका माइनर है। तो माइनर के लिए आपको सबको गुड लक, ठीक है। गुड लक तो क्या है, कल भी गुड लक किए, आपका तो गुड लक हमेशा गुड ही रहता है, ठीक है ना। और बाकी आज की क्लास में या इससे पहले की किसी भी क्लास में आपको किसी भी प्रकार का कोई भी डाउट रहा हो, आप बात करें, डिस्कस करें, आपका डाउट CLC बिल्कुल सॉल्व करेगी। यहाँ से हम कंटिन्यू करते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।